जी वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान अपने हिसाब से अपने मासूम बच्चों और ख़वातीन का बड़ी बखूबी उसका जवाब दे रहा है और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी के साथ जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत को हर चीज़ सूद समेत हम जो है वो वापस भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया को इस वक्त नाज़रीन मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही है। उनकी जो अपनी आवाम है वो निहायत नाला नज़र आती है और वो कह रही है कि जो भारतीय मीडिया है वो झूठ बोल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया जो कुछ दिखा रहा है, क्योंकि सबूतों के साथ हम बात करते हैं, सच्चाई के साथ हम बात करते हैं, तो वो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त जो कुछ दिखा रहा है वही हकीकत है। और जो गोदी मीडिया बता रहा है, जो पहले भी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा है, उनको बेवकूफ़ समझ के ही बेवकूफ़ बनाता रहा है, अब हकीकतें सामने हैं। लेकिन बात यह है कि हमें आपके किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी गूंज पूरी दुनिया में है। इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में जो हक इस्तेमाल किया है उसकी गूंज पूरी दुनिया में है। जैसे कि DGISPR ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, फिर पूरी दुनिया देखेगी भी और वो बोलेगी भी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने डॉक्टर सबा साहबा मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। पाकिस्तान ने तमाम तर हिसाब को जो है वो चुकता किया भी है और चुकता कर भी रहा है। जिस तरह से आपको याद होगा कि अताल तारर साहब ने बात की थी कौमी असम्बली में और उन्होंने कहा था कि चाय अब भी तैयार है, लेकिन इस दफ़ा हमारा अंदाज ज़रा मुख्तलिफ होगा। इस दफ़ा भारत को हम होम डिलीवरी करेंगे। आई होप सो कि उनको हमारी होम डिलीवरी बड़ी पसंद आ रही होगी। मेरे ख्याल में अब चाय नहीं, अब हमें ये बताने की ज़रूरत है कि हम हर तरीके से मेहमान नवाजी भी कर सकते हैं, और अगर जी आप हमसे दुश्मनी पे उतरेंगे तो हम उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनली भी इस बात को रिकग्नाइज किया जा रहा है और बहुत सारे ममालिक की तरफ से हमें इशारे भी मिल रहे हैं फुल सपोर्ट के। अभी भी अगर इंडिया बाज नहीं आएगा तो मेरे ख्याल में अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पर खुदा ताला ने हमारे साथ ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली हमें इतनी ताकत अनायत कर दी है कि अब हम उस चाय के अलावा भी थोड़ा आगे बता सकते हैं इंडिया को कि हमारे पास हर तरह की सलाहियत है। तो पहले हम मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो डेफिनेटली हमारे पास आपकी जाहिरियत का जवाब देने के लिए दूसरे साजो सामान भी तैयार हैं, जो कि काफी हद तक हमने क्या आप दिखा ये दिए। समझती हैं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपने इस तरफ इशारा भी किया है कि भारत जिस तरह से जारी अंदाज को जारी रखे हुए है, 2-3 दिन से जिस तरह से वो चलाकियां मकारियां अयारियां कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि वो डिफेंसिव मोड में है, तो आपको लगता है कि भारत इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है? एस्केलेशन की सूरत में पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान हमेशा अमन का दायरा है, हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल रियासत रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शंस जो है फिर वो महदूद हो जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि अभी तक इंडिया जिस तरह से जो भी एक्शंस ले रहा है और रात की तारीकी को का लिबादा ओढ़ कर जब पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है अपने नापाक अज़ाइम के साथ, मुसलसल इन 3 दिनों में हमने यही उसका पैटर्न देखा इंडिया का टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि अभी उसको होश के नाखून लेने चाहिए। इससे आगे बढ़ेगा तो मेरे ख्याल में मजीद तबाही उसकी मुंतजिर है। ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है। और हमारे जो रीसेंट हमने अपने दिफा में के लिए जितने भी इस वक्त इकदाम उठाए हैं और वो बड़े ही कैलकुलेटेड और कंट्रोल्ड थे, और हमने सिर्फ उन तनसीबात को निशाना बनाया जो हमारे लिए नापाक अजाइम लिए हुए थे। हमने सिविलियंस की तरफ, हमने इंडिया की तरह कोई बुजदिलाना कदम नहीं उठाया। हमने इंडिया की तरह किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। तो ये अभी उसको इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, अभी भी वक्त है। हम हर किस जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हम पे ये मुसल्लत करेंगे तो डेफिनेटली हम इतनी सलाहियत रखते हैं, और आपको उसके काफी फेजेस हम दिखा भी चुके हैं। डॉक्टर और साहबा, अब क्योंकि तो आप आईआर हमें एक्सपर्ट हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बखूबी समझती हैं, क्या किसी भी फोरम पर दुनिया की किसी भी जगह के ऊपर इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप दहशतगर्दी की ठिकानों को निशाना बनाने की आड़ में मासूम बच्चों को निशाना बनाएं, खवातीन को निशाना बनाएं, मसाजिद को निशाना बनाएं और दुनिया में वावेला करें कि हमने दहशतगर्दों की ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान ने सबूत के साथ दिखाया कि वहां पर तो आम लोग रिहाइश पजीर थे, वहां पर तो मसाजिद थी। ये दुनिया का कौन सा कानून इजाजत देता है? कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इसको?
देखिए, ये तो इंडिया का जितना भी एक्ट है वो सारे का सारा वॉर क्राइम्स में आता है। ये मसाजिद को निशाना बनाना, बच्चों को निशाना बनाना, खवातीन को टारगेट करना, ये तो ना सिर्फ एक आप इसको एक बुज़दिलाना कदम समझते हैं, ये सीधा सीधा एक इंटरनेशनली ये वॉर क्राइम्स में आता है। आप बच्चों को, आप मसाजिद को, इसके अलावा आपकी जो इबादत गाहें हैं, आपके स्कूल्स हैं, आपकी पब्लिक प्लेसेस हैं, आप उनको टारगेट नहीं कर सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि इस बात का इदराक दूसरे बहुत सारे ममालिक को भी है। अभी हम देख रहे हैं कि आज़रबाईजान की जानिब से, फिर इसके अलावा साथ ही साथ हमारे आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहबा, कैरी ऑन। जी, इसके अलावा अगर हम आज़रबाईजान को देखते हैं, तुर्की को देखते हैं, चीन को देखते हैं, तो हमारे पास इस वक्त वाज़ेह सपोर्ट है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के पास कोई ऐसा जवाब है कि जिसको को लेकर वो ये कहेगा कि किसी भी एक मुल्क की जो है वो साइड लेना। ये तो वाज़ेह सबूत के साथ हर चीज़ जो है वो क्लियर है। और हमारे ISPR की जो कल एक बहुत शानदार जो एक पूरी मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मेरे ख्याल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दिखा दिया दुनिया को, एक एक सबूत के साथ हमने ये दिखाया। तो इंटरनेशनली एक मैसेज है। अगर इंडिया के पास कोई ऐसा सबूत है तो वो दिखाए हमें। क्यों नहीं दिखा पा रहा? तो इसका मतलब है कि ये झूठ ज्यादा देर नहीं चलेगा। देखें, झूठ की दीवार जो है वो इतनी ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती है। और मेरे ख्याल में अब ये एक गिरती हुई दीवार है, इसको सिर्फ एक धक्के की जरूरत है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा भी रहे हैं, और जरूर हमें हमें कामयाबी हासिल होगी। हमारा ऑपरेशन बहुत कामयाबी के साथ जारो सारी है, और हम वाकई में ही ना सिर्फ ये हमारे ऑपरेशन, हम एक आहिनी दीवार की तरह खड़े हैं और दुनिया हमें देख रही है। डॉक्टर तो साहबा, आपने जिस बात अगर की इससे है कि आगे इंडियन मीडिया सबूत दिखाए, वो तो अपने राफेल्स को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि उनका गुरूर हुआ करता है, तकब्बुर हुआ करता है। क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये सिर्फ राफेल तो नहीं गिराए, जिससे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ये उसके 5 सामने वाले दांत हमने तोड़े हैं। इसलिए ना अब वो रो पा रहा है, ना वो हंस पा रहा है। उसके पास कोई फेस सेविंग की जगह नहीं है। यही वजह है कि वो एस्केलेशन चाहता है। मैं डॉक्टर अवैस को इसमें शामिल करूंगी। डॉक्टर साहब, दुनिया जो कह रही है कि दोनों ममालिक जो है वो डीएस्केलेट करें, सिर्फ कहने से डीएस्केलेशन हो जाएगी या किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा? P5 का रोल इसमें कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आपको नहीं लगता कि उसका इजलास जो है बड़ी अहमियत का हामिल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो है वो P5 का जो रोल है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और दो आस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो ये कि जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए दोनों कंट्रीज़ के मई में, पाकिस्तान ने 1998 में किया, तो उसके बाद P5 के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की और उन्होंने कहा कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स अगर कोई कन्फ्रंटेशन की कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वो जो है वो इंटरवीन करेंगे और उसको डी एस्केलेट करने के लिए अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। इसी तरह जो चैप्टर 7 है यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है, उसके मुताबिक भी जो है अब जब ग्लोबल पीस एट स्टेक आ जाए और उसको थ्रेट हो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अथराइज़ किया जाता है, यानी इस सेक्शन के तहत, कि वो एक इजलास बुलाए और उस इजलास में जो भी ऐसी जो सिचुएशन जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की क्रिएट हुई है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो स्टेप्स ले। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों यूनाइटेड नेशंस की प्रोविजंस को सामने रखते हुए फौरी तौर पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और इंडिया को इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज करनी चाहिए और इंडिया को डी एस्केलेट इस बुनियाद पर करना चाहिए कि इंडिया एग्रेसर है। जैसे मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में ये बात की कि जब US वाइस प्रेसिडेंट ने ये एक्नॉलेज किया, ये एक्सेप्ट किया कि ये इनिशिएट इंडिया ने किया है, तो ये इसका मतलब है कि वो एग्रेसर है। तो अब अगर इसको डी एस्केलेशन होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को आप ये सबक पढ़ाएं कि पाकिस्तान हक़ दफ़ा से महरूम हो जाए और पाकिस्तान जो है वो उसको डिफेंड ना करे, बल्कि एग्रेसर को रोकना पड़ेगा जो यूनाइटेड नेशंस की जो प्रोविजंस है उसके मुताबिक। तो अगर ये एग्रेशन को जो एग्रेसर है उसको नहीं रोकेंगे और उसको रोकने के बगैर अगर पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके जो
अनफॉर्चुनेटली उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे अब हैं। ये पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि मोदी ने जो झूठ का पुलंदा तैयार कर रखा था अपनी इंटरनल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, जो वो ये हरकतें कर रहा है, अब वो किसी ना किसी तरह चाह रहा है कि मेरे जो इंटरनल ऑडियंस है वो उस पर यकीन करे कि भाई उसने बड़ी बढ़तरी हासिल कर दी है, लेकिन हर दफा उसको जवाब पाकिस्तान से मिल जाता है, बड़ा बखूबी मिल जाता है। गोदी मीडिया ने जो हाइप क्रिएट की है, डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि ये जो पागल मीडिया उनका जिस अंदाज में काम कर रहा है वही इस खित्ते को जंग में धकेल रहा है। उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई ठोस दलाइल हैं, लेकिन एक पागलों का टोला वहां बैठा हुआ है जिनकी जबान उनके काबू में नहीं है और सिर्फ उनके पास पीछे पैसा बोलता है। तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। सहाफत के किसी भी पैरामीटर पे किसी तरह से ये पूरा नहीं उतरते। ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये सहाफी हैं आपके। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मीडिया जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, भारत का जो मीडिया है वो बिल्कुल वॉर मॉन्गरिंग पे है। वो एक ऐसा रेट्रिक उसने जनरेट किया है और वो जो रेट्रिक है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। जो जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो खबर को डिसेमिनेट करने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बिल्कुल डिसरिगार्ड किए गए हैं और एक ऐसी फैब्रिकेटेड और ऐसी फॉल्स और ऐसी कंकॉक्टेड स्टोरीज और ऐसी चीज़ें जो है वो वहाँ से आती हैं कि जिसको ना सिर्फ वो अनबिलीवेबल हैं बल्कि वो लॉफेबल हैं। अगर आप उनको फैक्ट चेकिंग के हवाले से उसको देखें। दूसरी बात ये मोदी के हवाले से जो आपने की कि मोदी ने ये जो वॉर रेट्रिक है और ये जो जिंगोइज्म का जो रेट्रिक है, ये अपने इक़्तिदार में आने के बाद मुसलसल ये जो है वो करता रहा और टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे जो है वो होता रहा। अब नीचे उसने इतना वॉर रेट्रिक क्रिएट कर लिया है कि वो उसको ये कंपल कर रहा है कि आप जो है वो एक्शन करें। तो वो चूँकि खुद आरएसएस से इंस्पायर्ड था और आरएसएस के जो हेड थे वो नाजीज़म से जो है वो मुतासर थे, हिटलर से मुतासर थे। तो अब वो सारी जब उसने वही सारा रेट्रिक 2014 से इंडिया में चलता रहा, अब वो मीडिया के अंदर भी उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है और सोसाइटी की कुछ सेक्शंस के अंदर, हम सारी सोसाइटी को तो नहीं कहते लेकिन कुछ सेक्शंस में भी हमें नज़र आता है कि वो उसी रेट्रिक को उन्होंने बाय किया और वो इस तरह की जिंगोइज्म जो है वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वो चूँकि इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है और इंटरनेशनल मीडिया, जैसे आपने त्यारे के हवाले से बात की, तो वो मुसलसल जो है वो रिफ्यूट कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने, CNN ने, टेलीग्राफ की कल रिपोर्ट देख रहा था तो उन्होंने बड़ा डिटेल से जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्टोरी की एक्सेप्ट किया। फ्रांसीसी अखबार ने डॉक्टर साहब ले मोंडे ने कहा है कि हाँ जी अब तैयारे जो है वो गिराए गए हैं जो 8 अरब यूरो के खरीदे गए थे। बिल्कुल। दूसरी बात जो है वो जो हमें सामने रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो आज इंडिया कर रहा है ये बेसिकली जो है वो उसकी एक स्टेटेड पॉलिसी थी जो उसने 2014 में शुरू की। मिसाल के तौर पर जो उसने डिफेंस ऑफेंसिव जो डॉक्ट्रिन दिया, जो अजीत डोवल ने दिया, वो 2014 में दिया और उस 2014 में उसने ये कहा कि पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उस वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो हम उसको वाइडन करेंगे, उसको डीपन करेंगे और बलूचिस्तान का नाम लेके वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया। तो इसका मतलब यह है कि और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं और जो सैबोटाज का जो ऑपरेशन है वो उसी पॉलिसी की कंटिन्यूशन है जो अनफॉर्चुनेटली आज हम उसकी कल्मिनेशन जो है वो देख रहे हैं। अगर उस वक्त जब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही थी उस वक्त जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस मोदी की इस वार मॉन्गरिंग को और इस रेट्रिक के हवाले से अपना कंसर्न शो कर रही थी, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स, बिग कैपिटल्स अगर अपना रोल प्ले करते तो शायद जो है वो ये सिचुएशन ना आती। लेकिन उसको अनअटेंडेड रखा गया और उसको उससे अगमाज बढ़ता गया, उससे चश्मपोशी बढ़ती गई, जिसके नतीजे में आज जो है होने दिया गया, आप सिचुएशन यहाँ तक आन पहुंची है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊंगी। यकीनी तौर पे हर जंग की बड़ी भारी कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ तो हमारा जो पाक फिजाइया का हर जवान इस वक्त महफूज है। हमारा कोई तैयारा जो है खुदा न खास्ता उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने भारत को इकोनॉमिकली खासा धचका पहुंचाया है, खासा हमने उसको हिला के रख दिया है। स्टॉक मार्केट की उनके लिए कहा जा रहा है कि उसमें बदतरीन जो है वो सूरत हाल इस वक्त है। स्टॉक मार्केट में 13 में से 12 बड़े ऐसे शोबे हैं जो इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार है और जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त खासे परेशान है। जो भारत में इस वक्त सूरत हाल है। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये जब आप ये कदम उठा रहे थे तो ये सारी चीजें आपके बैकग्राउंड में चल रही होती हैं एंड पॉलिसी मेकर्स दे आर वेरी वेल अवेयर कि अगर कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे तो उसके इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये खुद उन्होंने एक अपनी सहमत को दावत दी है, उन्होंने खुद इसमें छलांग लगाई है और इसका
नतज आने शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली जो हम एक गिरावट देख रहे हैं वो वाज़ेह है कि ये, और आप देखेंगे कि अगर ये एस्केलेशन की तरफ जाते हैं तो ये तो मजीद बढ़ेगी। और जिस चीज़ पे आपको मान है वो आप देखेंगे कि ये उसकी सारी की सारी जो बैड, जितना भी इस वक्त जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो ना सिर्फ इंडिया तक महदूद रहेंगे बल्कि वो रीजनल लेवल होंगे। डॉक्टर साहब तो आपने इसको बिल्कुल इस सही कहा, तनाजुर सिर्फ ये भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान डे फर्स्ट से कह रहा था कि पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते को किसी जंग की तरफ धकेलना नहीं चाहता। लेकिन अगर भारत ने कोई स्टेप लिया तो पाकिस्तान अपने दिफा में जो हक है उसको जरूर इस्तेमाल करेगा, और वही पाकिस्तान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर फरमा दीजिएगा, पाकिस्तान ने अपने जो दिफा का हक है उसको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है, और कल रात से हमने भारत को ऐसा सरप्राइज दिया है कि उसका अपना मोदी मीडिया भी चीख उठा है और लोगों को सच जो है वो बताने पर मजबूर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है बहुत ही एक मैच्योर बिहेवियर का मुजाहरा किया है। हम पिछले 4-5 दिनों से उनको समझा रहे थे डिफरेंट लेवल्स पे, अपने दोस्तों के थ्रू, खुद डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, कि जी के आप इस चीज को एस्केलेट ना करें, और आप समझते हैं कि जी के अगर हमारे कोई बंदे इसमें पहलगाम इंसिडेंट में शामिल हैं तो हम एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल किसी और ही यानी कि ख्वाब में थे, क्योंकि वो इस इंसिडेंट को इस्तेमाल करके अपने आप को दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहते थे। उन्होंने हमारे बारे में जो अपनी असेसमेंट की, मेरे ख्याल में बहुत ही उनकी फॉल्टी और गलत असेसमेंट। जब उन्होंने हम पे जहाजों से अटैक किया, हमने उनके जहाज गिराए। जब उन्होंने हम पर ड्रोन से अटैक किया तो हमने एक दिन में उनकी 35% ड्रोन कैपेबिलिटी को जाया कर दिया। लेकिन कल जो था, उन्होंने दे क्रॉस दैट रेड लाइन जब उन्होंने हमारे बेसिस को अटैक कर दिस वाज समथिंग, एक ये जिसको कहा जाता है कि डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है, कि जब आप इतने हाई वैल्यू एसेट्स को हिट करते। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का पैमाना भी लबरेज हो गया और उन्होंने बहुत सही फैसला किया कि हम क्या कहते हैं, अब इट इज नॉट टाइम टू रिस्पॉन्ड बैक। अब जब हमने अपना रिस्पॉन्स शो किया है तो खास तौर पे मैं एयरफोर्स और आर्मी की अलग अलग बात करूंगा कि आप ये देखें कि एयरफोर्स ने इमीडिएटली विद इन द फर्स्ट 2 आवर्स हमने उनके तकरीबन 5 से 6 जो मेजर फ्रंटलाइन बेसिस थे उनको न्यूट्रलाइज या सिवियरली डैमेज कर। सेकेंडली, हमने जो उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन थी विद देयर कमांड सेंटर्स, हमने उस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जैम कर दिया। हमने सिमिलरली जो वो S-400 जो उनका एक बहुत यानी कि जिसके ऊपर वो बड़ा नाज करते थे कि ये एक आयरन डोम है और जो कोई मिसाइल जो है वो इधर हम पे असर नहीं कर सकता, हमारे एक जहाज ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल मार के उनके इस S-400 की एक कंप्लीट बैटरी को तबाह कर दिया। और ये उसकी वजह से था कि हमारे जो बाद में ये जो फतह मिसाइल गए हैं, जो हमारे बाद में सरफेस टू सरफेस मिसाइल गए हैं, उनको लीस्ट रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अभी तक इंडिया ने अपनी तक जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई है, मेरे ख्याल बहुत ही फॉल्टी स्ट्रेटेजी है, और उन्होंने अपना इतना नुकसान करवा लिया 3-4 दिनों में कि अब जो है वो क्या कहते हैं, वो ना अपने लोगों को अपनी शक्ल दिखला सकेंगे ये पॉलिटिकल लीडर्स, और ना वो दुनिया को दिखला सकेंगे, क्योंकि अब दुनिया ने भी उनकी कैपेबिलिटी को असेस कर दिया। अच्छा सईद साहब, कुछ थोड़ी सी अगर हम इसको लाइन अप करें इन चीज़ों को, तो पहलगाम वाकया जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उन्होंने फौरन मुरद इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया, तो यकीनी तौर पे फिर एक इंटरनल उन्होंने हाइप क्रिएट की, अपने जो गोदी मीडिया है उसके थ्रू भी एक लोगों को जो है वो पागलपन का शिकार किया, जंगी जुनून का शिकार किया, एक प्रेशर वहाँ से बढ़ा। उसके बाद फिर जब इन्होंने राफेल हमारे पर हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने उनको जो है वो मज़ा चखाया, उनके 5 जो राफेल्स हैं उनको पाकिस्तान ने ज़मीं बोस किया, फिर एक और उन पर प्रेशर पड़ गया। अब जो है जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जगह हो या उनके जो है ड्रोन्स को नाकाम बनाना हो, अब
بہت زیادہ پریشر ہے, ڈپریشن میں ہے اس وقت مودی صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ مزید ایسکیلیشن کی طرف بھارت جائے گا یا یہاں سے اس کو پیچھے مڑ جانا چاہیے؟ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ یہیں پر رک جائیں, تو پاکستان ایسکیلیٹ نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ کریں گے تو ہمارے پاس دوسرے مرحلے کی بھی ساری تیاریاں ہیں. ابھی وزیر دفاع نے اس پر بیان دیا ہے. میرے خیال یہی ہمارا سٹانس ہونا چاہیے اور یہی سب سے سینسیبل سٹانس ہے. دیکھیے, جنگ کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ سمجھا تھا جب پہلگام انسیڈنٹس انہوں نے خود کرایا. اب تو دیکھیے پوری دنیا میں کسی کو کوئی شک نہیں رہا کہ پہلگام انسیڈنٹ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پروبیبلی بی جے پی گورنمنٹ نے خود کروایا تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان کو دبا کے اور پاکستان کو گھٹنے ٹکوا کے وہ پوری دنیا میں انڈیا کا امیج بڑھائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ جو ویسٹ ہے اور جو ہے وہ چائنا کے خلاف ان کو کھڑا کرے. ٹھیک ہے نا. دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہو سکتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ ان کے جو مین سپلائرز آف ویپنس تھے یورپین سے ان ٹرمز آف فرینچ, اسرائیلی سے اور رشین سے, تینوں کنٹریز ان سے ناراض ہیں کیونکہ ان کے جو ٹاپ آف دا لائن ویپنس تھے ان کو پاکستان نے پہلے اٹیک میں ہی ان کو زیرو کر دیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب وہ کنٹریز کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہمارے ویپنس تو بالکل ٹھیک تھے, یہ تو انڈینز تھے جن کی ٹریننگ نہیں صحیح ہوئی تھی, یا یہ لوگ اچھے فوجی نہیں ہیں. اب اگر انڈیا چاہتا ہے دیکھیں قطع کلامی معاف سر, قطع کلامی معاف سر, ظاہر ہے فوجی کو لڑنے کے لیے بھی پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت دکھانے ہوں گے, کوئی اس کی کوئی ظاہر اس کی مورل گراؤنڈ ہو اس کو بھی یقین ہو کہ ہاں اگر ہم یہ ایکشن لینے لگے ہیں تو یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے سر, اور ان کے اپنے فوجی بڑے نالا ہیں مودی حکومت سے. وہ تو یہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آئے ہیں, ان کی چاہے سابق ہوں چاہے موجودہ فوجی ہوں, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ مودی جو ہے اپنی نالائکیوں کی, اپنی ناکامی کی ذمہ داری ہر دفعہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. یہ تو حال ہے سر ان کے فوجیوں کا. ان میں کہاں سے آئے گی وہ بنیاد, کہاں سے آئے گا مورل گراؤنڈ جس کی بنیاد پہ وہ فضا میں جائیں گے اور پاکستان پہ حملہ کرنے کی جرت بھی کر سکیں گے, پھر کامیاب بھی ہوں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ایگزیکٹلی جب ہم لوگ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھیں فار اے ٹروس تو ہمیں یہی ساری باتیں ٹیبل کے اوپر رکھنی چاہیے کہ جی کہ آپ اس طرح آگے پاکستان کو ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جس طرح پاکستان نے آفر کیا ہے انڈیا کو کہ جی کہ یہاں چلے, اب یہاں بات کو ذرا ایک فل سٹاپ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آتے ہیں, تو انڈیا وائز ہوگا اگر وہ اس آفر کو لے لے گا اور وہ اپنی بھی شرائط لے کر آئیں. لیکن ہماری شرائط میں یہ چیزیں ساری ہوں گی جو آپ نے بات کی کہ آپ اگلی مرتبہ کسی انسیڈنٹ کے اوپر آپ پاکستان کو ڈائریکٹلی بلیم نہیں کریں گے. آپ شملہ ایگریمنٹ کی رسپیکٹ کریں گے جو ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے واٹر ٹریٹی کا, دیٹ ول نیور بی ایبروگیٹڈ بائی یو. اسی طرح آپ جو ہے کیا کہتے ہیں نہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں گے اور نہ ہم آپ کے ملک میں دہشت گردی کریں گے. ٹھیک ہے نا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے اینڈ دیر شوڈ بی اے گارنٹر ان بٹوین. اب وہ گارنٹر امریکہ ہو سکتا ہے, وہ گارنٹر چائنا ہو سکتا ہے, سعودی عربیہ ہو سکتا ہے, ترکی ہو سکتا ہے, لیکن یا یونائٹڈ نیشنز ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں اب فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے. دیکھیے ابھی تک اگر وہ لوگ ان میں تھوڑی بھی عقل ہے تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ ایک ملٹری کانفلکٹ کے اندر پاکستان پہ ایسیڈنسی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ویپنز افسوس کی بات یہ ہے نا کہ اتنے بڑے ملک کا جو سربراہ ہے اگر وہ ذہنی مریض ہو تو اس سے یقینی طور پہ کسی بھی قسم کی چیز جو ہے بری چیز وہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. میں ڈاکٹر اویس صاحب کو شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحب, سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, دونوں ممالک کو جو ہے وہ اس پر بات کرنی چاہیے. اس ساری صورتحال میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک دونوں ممالک آگے چلے گئے ہیں, کیا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ دونوں بیٹھیں اور کوئی ثالثی کا رول کوئی پلے کرے, کوئی ملک اور دونوں کو ٹیبل پہ بٹھا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے پہلے جو ہے وہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور نہ مسئلے کا جو وہ حل ہے, چاہے وہ بھارت ہے چاہے پاکستان ہے. جیسے میں نے پہلے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور پروگرس کے لیے جو ہے وہ اپنی ایفرٹس میں لگا ہوا تھا کہ جب ان کو وار امپوز کیا گیا. اور اگر آپ
جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں جو بھارت دنیا میں کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر 5 ٹریلین کی اکانومی ہوگی اور P5 کے ممبرز اور ادر جو اس کی پوسچرنگ ہے اکنامک، اگر آپ ان سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی بہت ضرورت ہے. اور اب بھی اگر انٹرونشن ہو، بڑا رائٹلی جو ہے وہ ہمارے پینلسٹ ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی میڈیشن میں یا یونائٹڈ نیشنز کی جو نامینیٹڈ ممبرز ہیں ان کی میڈیشن میں اگر مذاکرات ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی روٹ کاز ہے وہ ایڈریس ہو جائے گی. نہیں تو ہوگا کیا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور دونوں ممالک جو ہے وہ ایٹ دا برنک آف نیوکلیئر وار آ جاتے ہیں. جیسے میں نے 2001-2 کی بات کی، 2008 کی بات کی، 2019 کی بات کی. یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا اور یہ چلتا رہا ہے. یہ 8واں موقع ہے جب دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں. ہاں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ، چونکہ مودی نے یہ امپریشن انڈیا کے اندر بھی اور باہر بھی یہ دے دیا تھا کہ مسئلہ کشمیر تو چونکہ ڈیزالو ہو گیا ہے، مسئلہ کشمیر تو چونکہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے، اب تو جو ہے وہاں پر ٹورزم بھی ہے، اب وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہے اور کشمیریوں نے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا ہے. تو یہ امپریشن جو ہے وہ فالس تھا. وہ تو ایک فولز پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے کہ کشمیریوں نے جو ہے وہ وقتی طور پر شاید اس کو یہ لگا کہ 370 کے بعد یا 35A کے بعد جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیزالو کر لیا. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ مسئلہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا، اس مسئلے کو ٹیبل پہ لا کے اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انڈیا کی طرف سے یہ پوسچر رہے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈیزالو کر لیا 5 اگست کے بعد اور اب جو ہے وہ یہ ٹیبل پر نہیں آ سکتا، جو مودی کا پوسچرنگ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو مذاکرات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ جتنے بھی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ ایکولی کنڈیمنیبل ہیں، جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس چاہے ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سمپٹومیٹک چیزیں ہیں. اصل بات جو ہے وہ روٹ کاز ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ وہ ایڈریس نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیس قائم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بھارت کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب جو اس نے پلیجز کیے ہیں انٹرنیشنل باڈی کے سامنے، کوئی ایک دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز، اور بائی لیٹرل آپشنز بھی پاکستان نے 72 میں سملا اکارڈ کے بعد دیا، پاکستان میں لاہور ڈیکلریشن بھی کیا، پاکستان نے 2004 کے بعد ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس بھی شروع کیا، پاکستان نے ٹریک 2 بھی کیا، پاکستان نے بیک چینل بھی کیا. تو اس لحاظ سے اگر یہ اس طرح کی اوبڈیرنس رہے گی، اس طرح کی ضد اور ہٹ درمی رہے گی، تو پھر مشکل ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ پھر مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر سرور صاحبہ، اس دفعہ تو پاکستان نے بڑا پکا فیصلہ کیا ہے کہ اس جھوٹے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہے. تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ اب اگر ہندو بنیا اپنی اس کاوش سے باز نہیں آتا اور خطہ خدا نخواستہ کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے تو کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ وہ خود ہوں گے ذمہ دار، یعنی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی. اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کے واقعات دیکھیں تو آپ کو یہ ادھر ایک بڑی پرومیننٹ ڈیوائیڈ نظر آتی ہے. دیکھیے، ویپن جو ہے خریدنا از اونلی اسٹیپ 1 آف میکنگ یور کنٹری اسٹرانگ. ٹھیک ہے نا؟ وہاں جو تھا، ابھی انہیں ویپنز لیے تھے، یہ S-400، رافیل، ہیروپ، اور ابھی تو ان کے پائلٹس نے، ان کے ایئر ڈیفنس نے ان کے اوپر ٹریننگ ہی نہیں کی تھی، اور انہوں نے ان کے جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے اپنے ملک کو جنگ کے اندر ڈال دیا. سو ایک فیوچر میں اگر وہ لوگ اس کانفلکٹ کو ڈی ایسکیلیٹ نہیں کریں گے یا فیوچر میں بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ خود اپنی تباہی کے ذمہ دار. کوئی ان کو تباہ نہیں کر رہا. پاکستان، دیکھیے، اگر پاکستان پہلگام انسیڈنٹ میں انوالو ہوتا تو وہ کیا انٹرنیشنل انکوائری کے لیے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کال کرواتا؟ نہیں ہوتا نا. ہم بھی جس طرح مودی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہر مرتبہ لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے، ہم بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتے، لیکن کیونکہ ہم بالکل کلین ہیں اس لیے ہم نے انٹرنیشنل آربیٹرز کو بیچ میں ڈالنے کی بالکل کلین ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں اور اگر بھارت سچا ہے تو کوئی ثبوت دے. لیکن بات یہ ہے کہ جو درندر موزی ہے یہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی پولیٹیکل گین کے لیے پورے خطے کو اس وقت داؤ پہ لگا رہا ہے. اور پاکستان نے ڈے فرسٹ سے کہا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں، ہم ان چیزوں کا اسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا کہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار
تیار ہیں، لیکن جو موڈ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اویس سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔